तो नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इस वक्त पूरा नेपाल सेना के नियंत्रण में है। इसके साथ ही नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है और खबरों के मुताबिक काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम सरकार में व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, यानी कि बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है। बालेन शाह नेपाल के युवाओं में बेहद ही लोकप्रिय है। उन्होंने आंदोलन को लेकर एक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आंदोलन में शामिल होने की उम्र सीमा 28 साल तय की गई है और इसीलिए वो खुद इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते हैं। बालेन शाह ने कहा कि नेपाल में युवाओं की आवाज सुनी जानी बेहद जरूरी है और बालेन शाह का नाम काफी ज्यादा ऊपर आ रहा है। केपी शर्मा के इस्तीफे के बाद ओली जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब जनता की क्या मांग है कि बालेन शाह को अंतरिम पीएम बनाया जाए ताकि वो युवाओं की आवाज सुने, युवाओं के लिए काम करे। काठमांडू के मेयर हैं इस वक्त बालेन शाह और ऐसे में उन्हें पीएम बनाने की मांग की जा रही है। और इसी तरह प्रदर्शन के साथ अब नया पीएम कौन होगा, इसकी रेस भी शुरू हो गई है। इसमें जो नाम आगे हैं वो भी अब आपके सामने रख देते हैं। रवि लामिछाने और इसके साथ ही बालेन्द्र शाह का नाम अब सामने आ रहा है। रवि लामिछाने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक हैं और दूसरा नाम भी देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर हैं और ये बताए जा रहे हैं जो वहां पर जेनजी है जो प्रदर्शन करें उनमें बड़े लोकप्रिय हैं। ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को हवा देने वाले यही शख्स हैं जिनका नाम आगे बताया जा रहा है। इधर युवाओं के जेनजी प्रदर्शन को उन्होंने समर्थन दिया, हालांकि खुद कहा कि 28 साल चुकी उम्र सीमा है, इसीलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। जेल में बंद रवि को प्रदर्शनकारियों की तरफ से ही छुड़ाया गया, ये भी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, ये दो नाम इस वक्त रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग तक लगा दी। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इमारत में आग लगाई गई उस वक्त वहां पर सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का इलाका, सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई गई। आप देखिए, कोर्ट तक को छोड़ा नहीं गया है वहां पर प्रदर्शनकारियों की ओर से और ऐसे में कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया और धुंधु कर पूरी कोर्ट वहां पर जलती रही। तो पूरे देश को, नेपाल को आग लगा दी गई है। सोशल मीडिया सिर्फ एक वजह नहीं है, इस बवाल के पीछे कई और भी कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है भ्रष्टाचार का कारण। देखिए, लगातार आरोप लग रहे थे और 3 बड़े प्रमुख भ्रष्टाचार इस सरकार के सामने आए थे। इसके अलावा सोशल मीडिया बैन जो कि एक प्रमुख कारण रहा इस प्रदर्शन के उग्र होने का, वो भी कारण सामने आया। अब ओली का चीन को समर्थन यानी कि भारत से दूरी भी एक प्रमुख कारण था, क्योंकि भारत से दूरी की वजह से नेपाल में बेरोजगारी दर और भी ज्यादा बढ़ गया था। चीन की बीआरआई पर सहमति जताना ओली की एक बड़ी गलती थी जिसका अब खामियाजा वो भुगत रहे हैं। भारत से बेरुखी और बाहरी लोगों की दखल अंदाजी, यानी कि जो यहाँ के लोगों का कहना है कि रिमोट कंट्रोल वाली सरकार, ये एक प्रमुख कारण है इस आंदोलन का। और नेपाल में जारी सरकार विरोधी आंदोलन में मीडिया हाउस को भी नहीं बख्शा गया है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर पब्लिकेशंस की इमारत में आग लगा दी। जिस इमारत में आग लगाई गई उसमें कांतिपुर टीवी और द काठमांडू पोस्ट के प्रकाशक, कांतिपुर पब्लिकेशन के साथ साथ कई और ऑफिस और बिजनेस भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ये देखिए कैसे तोड़फोड़ वहां मचाई गई, आगजनी की गई। नेपाल के काठमांडू राजधानी की तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया हाउस को भी वहां बख्शा नहीं गया है। नेपाल का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है जिसमें आगजनी की गई। ये टेलीकॉम ऑफिस में भी आग लगा दी गई है। अगर आपको कुछ नजर आएगा इस तस्वीर में तो सिर्फ और सिर्फ एक काले धुएं का गुबार होगा। ये इसीलिए है क्योंकि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये घमासान सड़कों तक आया और उसके बाद लोगों का एक गुस्सा कैसे फूटा, वो तस्वीरें आप देखिए। तो भारत नेपाल के पास नेपालगंज से हमारे सहयोगी ताहिर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कैसे तांडव मचाया और जो सामने आया उसे आग के हवाले कर दिया गया। नेपालगंज के जमनाहा इलाके में जब कल आगजनी हुई थी उस दौरान पुलिस चौकी के साथ साथ आप देखिए ये जो जमनाहा नाका हेल्प डेस्क है वहां पर भी तोड़फोड़ हुई है और जमकर आगजनी हुई है। अंदर के विजुअल दिखलाइए लाइट करके, किस तरीके से देखिए यहाँ पर सामान पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। जो उपद्रवी थे नेपालगंज में, उन्होंने पूरे इस चौकी को देखिए किस तरीके से तहस नहस कर दिया है। पूरी चौकी अंदर की जो है वो सब जो हेल्प डेस्क थी यहाँ पर वो आग के हवाले की गई, सब पूरा जला दिया गया है। बाहर भी देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से सामान पूरा बिखरा हुआ है और पूरे इस इलाके में कल आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और जो गुस्सा था लोगों का वो सरकारी संपत्तियों पर निकला था। और आप देखिए इसी के मेरे पीछे कल वो जो जमनाहा की चौकी है वहाँ पर आग लगाई गई थी और पूरा
जो ये नेपाल का इलाका है वो धधक उठा था और आग के हवाले हो गया था। सुरक्षा कर्मी यहाँ से कल अपनी जान बचाकर भाग गए थे, लेकिन इस वक्त उनकी मौजूदगी है यहाँ पर बॉर्डर के इलाके में। जो नेपाल की फोर्स है वो यहाँ पर लगा दी गई है और लगातार देखिए ये पुलिसकर्मी हैं नेपाल के जो वो यहाँ पर मौजूद हैं अब और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर बॉर्डर पर पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं नेपाल के, और अब हालात यहाँ पर सामान है। देखिए यहाँ पर कल आगजनी हुई थी, ये वही पूरा इलाका है, वो इसी जगह पर कल जो है वो हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था और तमाम जो आग के हवाले संसाधन कर दिए गए थे। नेपाल के कई इलाकों में आग लगाई गई थी। अब जो है यहाँ पर दोनों तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई है और यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, नेपालगंज। तो नेपाल की ओली सरकार पर एक या दो नहीं कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सबसे पहला क्या घोटाला था आपको बताते हैं। देखिए, माधव नेपाल लैंड घोटाला, जो कि एक प्रमुख भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसको लेकर सरकार पर कई आरोप लगे थे और कई सारे सवाल खड़े हुए थे। इसके अलावा राजकुमार गुप्ता का रिश्वत कांड भी एक बड़ा कांड था, जिसमें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। इसके अलावा नेपाल टेलीकॉम बिलिंग घोटाला, जो कि एक प्रमुख घोटाला इस पूरी सरकार के कार्यकाल में माना जा रहा है। इसके अलावा विजिट वीजा एक्सटॉर्शन केस और पोखरा एयरपोर्ट घोटाला भी ये एक प्रमुख कारण रहा है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े हुए थे। और काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने एक बेहद शर्मनाक हरकत को भी अंजाम दिया, जहां नेपाल के वित्त मंत्री पर जबरदस्त हमला बोल दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर कैसे पीटा है, वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, रेड सर्कल में आपको वित्त मंत्री हम दिखा रहे हैं, सड़क से वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी पूरे गुस्से में नजर आते हैं। पहले एक लात उन्हें मारी जाती है और बहुत तेज से लात मारकर सड़क के किनारे देखिए उन्हें कैसे कर दिया गया, उनकी छाती पर ये लात मारी गई और उसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं तो भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ती है। और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा नेपाल के विदेश मंत्री पर भी फूटा। प्रदर्शनकारियों ने आरजू देउबा के घर पर हमला कर दिया और बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्री आरजू देउबा के पति और नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा पर भी हमला किया, जिसमें वो लहूलुहान हो गए। ये तस्वीर आप वहां से देखिए जो लगातार सामने आई है। कई मंत्रियों पर किस तरीके से लात घूंसे चलाए गए उसकी तस्वीर यह है। आक्रोशित प्रदर्शनकारी वहां पर अंदर तक घुस गए हैं। इन तमाम मंत्रियों के आवास के अंदर तक भी उनका एक्सेस हो गया और वहां पर जाकर उनके साथ उन्होंने मारपीट की और मारपीट के बाद के मंजर आप देखिए। तो प्रदर्शनकारी यानी कि जैन जी का क्या कहना है आपको बताते हैं। देखिए, पिछले 20 सालों में सरकार बदली, लेकिन बेरोजगारी वैसी की वैसी ही रही है और ऐसे में यहाँ के जो युवा हैं वो भुगत रहे हैं। क्या बेरोजगारी दर रहा है आप देखिए, समझिए। नेपाल में 2004 में जो बेरोजगारी दर था वो 2024 यानी कि 20 सालों के बीच में केवल 10% जितना था उतना ही रहा है, यानी कि 10.7%, 1% भी नहीं घटा है। ऐसे में दक्षिण एशिया में अगर अलग अलग आप देशों की बात करें तो बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो घटा है, 7.3 से 4.3 पहुंच गया है। और ऐसे में दुनिया में बेरोजगारी अगर कोई मिला के बात की जाए तो 6.3% थी 2004 में, लेकिन वो घट के हो गई 4.9%। नेपाल के हालात पर भारत सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। मंगलवार को हुई सीसीएस की बैठक में नेपाल के हालात पर विस्तार से चर्चा हुई है, ये खबर मिल रही है, जिसमें पीएम मोदी ने नेपाल के हालात पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं नेपाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक होगी, जिसमें नेपाल के हालात पर एक बार फिर से चर्चा होने वाली है, ये खबर मिल रही है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा। अब ऐसे में देखिए, एक बड़ा साझेदार भी है, व्यापार भी हमेशा से सालों साल से होता आया है। ऐसे में नेपाल के जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो भारत के लिए भी चिंता का विषय है, यानी कि भारत ने इस पर चिंता जाहिर की है। और देखिए, भारत और नेपाल के बीच सालों से करोड़ों का व्यापार हो रहा है। शुरुआत होती है 1950 की संधि से। 1950 की संधि के तहत बिना वीजा एंट्री है। इसके अलावा भारत नेपाल को 600 मेगावाट बिजली सप्लाई भी करता है। अब देखिए, इसके अलावा भारत में 80 लाख नेपाली नागरिक भी शामिल हैं और नेपाल में भारत से 90% पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी होती है। तो पूरा व्यापार का यहाँ पर लेखा जोखा आपके सामने हमने रखा, किस तरीके से भारत और नेपाल आपसी समरसता को बनाए रखे हैं और आपस में व्यापार भी यहाँ पर लगातार होता रहा है। 90%
50% पेट्रोल डीजल की सप्लाई देखिए भारत से ही नेपाल को यहाँ पर होती है। और ऐसे में रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो भी भारत और नेपाल का यहाँ पर है। भारत के जितने भी नेपाली नागरिक हैं वो आते हैं भारत में, अपना व्यापार करते हैं, यहाँ पर जॉब्स करते हैं, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भारत में भी खुली हैं। ऐसे में इसी रिश्ते को देखिए बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेपाल की रहती है।